बहुत ही मस्त और जबरदस्त और शानदार होंगे हमेशा की तरह। और मेरे ख्याल से पढ़ाई वढ़ाई आप लोगों की बहुत ही शानदार चल रही है। कल क्लास नहीं हो पाई थी, टेक्निकल कुछ इशू था। एंड थैंक यू सो मच कि कम्युनिटी पे आप सब लोगों ने मैसेज करके बोला कि हर्षित सर अगर आप रिकॉर्डेड भी दोगे तो चलेगा। वैसे मैंने आपसे पहले भी बोला था मैं ज्यादा आपको रिकॉर्डेड बिल्कुल नहीं दूंगा। मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं आपसे लाइव इंटरेक्शन करूं। बट एक बात का आप लोग ट्रस्ट रख सकते हैं कि आपको ये वाला लेक्चर भी ऐसा फील ही नहीं होगा कि ये रिकॉर्डेड है। आपको सच में ऐसा लगेगा कि मैं एग्जैक्टली जैसे हमेशा लाइव क्लास में आपसे बात करता हूं वैसा ही बात करूं। पर यार दोस्त, एक छोटी सी बात होती है ना, मैं ये नहीं चाहता कि आपका कैसे भी पढ़ाई का लॉस हो। तो कल चाहे टेक्निकल इशू की वजह से क्लास नहीं हुई तो अपनी अगले हफ्ते क्लास होगी, तो मुझे ये लगा कि मैं इसी हफ्ते आपकी एक और क्लास करूं, मतलब चाहे एक्स्ट्रा क्लास दे दूं कोई दिक्कत नहीं है। तो एक घंटे की 2 क्लास दे दूंगा, उसमें भी दिक्कत नहीं है। मतलब मैं आपको ज्यादा कुछ हैवी चीज नहीं देना चाह रहा। हम आराम आराम से बॉटनी पढ़ते रहेंगे। और जैसा आपको अभी तक बॉटनी से प्यार है, आप अभी तक टचवुड ये सोचते हैं कि बॉटनी के कोई भी कॉन्सेप्ट को हर्षित सर हमें याद करवा देंगे, विश्वास करना मैं याद करवा दूंगा। क्योंकि यार देखो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना तो ही सब ये कहेंगे ना कि यार बॉटनी तो हर्षित सर ने पढ़ाई थी। बस इतना ही तुम बोल दोगे, नहीं भी बोलोगे तो भी चलेगा। चलो ठीक है, तुम बस सिलेक्शन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। तुम नहीं लोगे ना नाम तो भी चलेगा। वैसे मुझे पता है प्यार तो अपना अलग है। ठीक है, तो चलो दोस्तों आ जाते हैं और चलते हैं आगे वाले कॉन्सेप्ट, आगे वाले टॉपिक के ऊपर। दोस्तों हम लोगों ने अभी एग्जैक्टली डीएनए के बारे में बात कर ली थी। हमने डीएनए देखा था कि डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है और डीएनए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम ऐसा मानते हैं कि जो डीएनए होता है वो कहीं ना कहीं मेन जेनेटिक मटेरियल होता है लगभग सारे पादप में, सारे जंतुओं में। तो आओ जरा सबसे पहले आज डीएनए की संरचना के बारे में ही हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि डीएनए की संरचना से ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हम बात करते हैं डीएनए के बारे में। आप पूरा नाम जानते हो, इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये एग्जैक्टली आपका नाम होता है डीएनए का। बोलो बात सही है? हाँ, हम लोग जानते हैं कि डीएनए मुख्य आनुवंशिक पदार्थ होता है जीव जंतुओं में और पादप में। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यहीं से ही चालू करूंगा। मुख्य आनुवंशिक पदार्थ होता है किस किस में? जीव जंतु में व पादप में। बोलो बात सही है? अगर हम एग्जैक्ट हिस्ट्री की बात करते हैं तो 1869 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिशर। उन्होंने डीएनए की खोज की थी। डीएनए की खोज 1869 में मिशर वैज्ञानिक द्वारा हुई। वैज्ञानिक द्वारा या वैज्ञानिक ने की, कुछ भी लिख सकते हो। बोलो बात सही है? इन्होंने ही डीएनए की अम्लीय, डीएनए अम्लीय होता है बिल्कुल, प्रकृति के कारण इसे क्या कहा था? न्यूक्लिन कहा था। बोलो बात सही है? देखो, हिस्ट्री आपको ज्यादा याद नहीं करनी, मगर एग्जैक्ट आपको केवल उतनी हिस्ट्री याद करनी है जितनी मैं आपको लिखवा रहा हूं। ज्यादा हिस्ट्री के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना। बस ये सोचना कि जितना मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं बस आपको उतनी हिस्ट्री याद रखनी है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट भी सभी लोगों का क्लियर है? सर मजा आ गया। ठीक है, और यहां तो मेरे ख्याल से कुछ समझने वाली बात भी नहीं है। ये तो बस एक छोटी सी बात है कि न्यूक्लिन जो शब्द है वो किसने दिया। तो आपका आंसर है मिशर नामक वैज्ञानिक ने। कौन सी प्रवृत्ति थी इसकी? अम्लीय प्रवृत्ति थी। बस ये आपको याद रखना है। बोलो आगे चलें। ठीक है, अगला पॉइंट। दोस्तों दो साइंटिस्ट थे, विल्किंस और फ्रैंकलिन। वे फ्रैंकलिन ने एक्सरे, यहां से नीट में क्वेश्चन आ सकता है, क्रिस्टलोग्राफी या इसे डिफ्रैक्शन टेक्निक बोलते हैं, डिफ्रैक्शन तकनीक द्वारा डीएनए
की संरचना का अध्ययन किया। अब आपका क्वेश्चन है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक क्या होती है। देखो मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा होगा जब हड्डी टूट जाती है तब हम एक्सरे मशीन का यूज करते हैं जिसमें हम एक प्लेट पकड़ के रखते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ होता है, आप लोग एक टेस्ट ट्यूब लेते हो, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोग डीएनए को डाल देते हो। मान लो ये रहा डीएनए, बोलो बात सही है। डीएनए को डालने के बाद यहां से आप एक मशीन के थ्रू रेडिएशन डालते हो जिस मशीन का नाम होता है एक्सरे। तो जैसे ही इस पे आप एक्सरे मशीन से यहां पे रेडिएशन डालोगे तो होगा क्या, ये जो एक्सरे मशीन है, ये एक्सरे मशीन क्या करती है, इस चीज को किसी एक दूसरी इमेज प्लेट पे उतार देती है। तो यहां इमेज प्लेट पे आपको इसका डायग्राम दिख जाता है, इसका संरचना दिख जाती है जिसे हम एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक बोलते हैं। बोलो क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? डन, 100%। आगे चलूं? ठीक है सर, बहुत मजा आ गया। अगला देखो, विल्किंस व फ्रैंकलिन के डाटा, यानी कि जो इन्होंने रिपोर्ट दी थी, डाटा के आधार पर वॉटसन व क्रिक, ये भी वैज्ञानिक हैं, ने डीएनए की 3D संरचना दी। ने डीएनए की 3D जानते हो ना, 3D पिक्चर देखी होगी, चश्मा लगा के जो देखते हैं, संरचना दी। अभी तो दोस्तों सबका सब केवल थ्योरी चल रही है और कुछ भी नहीं, ठीक है। इस संरचना को डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल बोला जाता है। इसे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। बोलो बात सही है। इनको दोस्तों नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। बताओ मेरा पॉइंट क्या बिल्कुल क्लियर है क्या? मैंने अभी तक इस पेज में और इसके आगे वाले पेज में ऐसा कुछ भी नहीं लिखवाया जो आपको दिक्कत लगे। 100% क्लियर, 100% कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की 3D संरचना दी थी और ये दी थी 1953 में, 1953 में दी थी। बोलो बात सही है। सो अब एग्जैक्टली हमको ये देखना है दोस्त, कहीं ना कहीं वॉटसन और क्रिक ने 3D संरचना दी। 3D का मतलब सोच सकते हो, एक चीज मैंने यहां पे बना रखी है और एक चीज मैंने ऐसे बीच में तुम्हारे सामने रख दी, तो तुम चारों तरफ से इसको घूम के देख सकते हो। दिस इज द 3D पिक्चर। देखिए 3D, तो इसके अंदर ऐसा लगता है ओहो ये हाथ हमारी तरफ आ रहा है, ऐसा। तो वो 3D पिक्चर जो है वो विल्किंस और फ्रैंकलिन के डाटा की हेल्प के थ्रू वॉटसन और क्रिक ने बताई थी। बोलो क्या पॉइंट क्लियर? सर मजा आ गया। अब हमको यहां पे डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना देखनी है कि डीएनए की जो डबल हेलिक्स संरचना जो वॉटसन और क्रिक ने दी वो एग्जैक्टली क्या है, आपको पता होनी चाहिए। तो वो संरचना जो है, वो संरचना अब हम देखेंगे यहां पे कि इन्होंने भैया क्या बताया था। वॉटसन और क्रिक ने कुछ तो खास बताया होगा, तो इन्होंने क्या बताया था डीएनए के बारे में। अब हम उस संरचना के बारे में बात करने वाले हैं। क्या करें? आ जाओ बेटा। संरचना अगर देखा जाए तो इन्होंने बोला था कि जो डीएनए होता है वो दोहरी संरचना से बना होता है। तो देखो एक श्रृंखला तो मैंने ये बना दी, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं डीएनए में एक अगर 5' होगा तो दूसरा क्या होगा, 3' होगा। सर बिल्कुल सही है सर, हमें ये चीज पता है, ठीक बात। इस संरचना को मैंने थोड़ा सा और अच्छे से दिखाने के लिए इसको ऐसे डबल कर देता हूं, तो आपको क्या है थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी कि हम एग्जैक्टली अभी क्या पढ़ने वाले हैं। सर बहुत बढ़िया। डीएनए की एक संरचना अगर 5' to 3' है तो आपको पता है डीएनए की दूसरी श्रृंखला कैसी होगी? हर सर वो होगी 3' to 5'। तो बिल्कुल बात सही है। यहां पे आप देख सकते हो मैंने दूसरी श्रृंखला भी आपको सामने बना दी है। और बता देना क्या क्या मजा आ गया? बहुत बढ़िया। ये 5 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 है तो ये 5 हो जाएगा। बताओ क्या पहला पॉइंट क्लियर है क्या? तो पहला पॉइंट मेरे ख्याल से सभी लोगों को क्लियर है कि डीएनए में एक कुंडलित रज्जुक पाए जाते हैं
जो एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं। प्रति समानांतर जानते हो, एक अगर ऐसे चल रही है तो दूसरा ऐसे चल रही है, बताया था। एक 5 to 3 होगी तो दूसरी 3 to 5 होगी। और एक कैसी संरचना दिख रही है, आपस में गुथी हुई, यानी कि कुंडलित। यानी कि अगर मान लो मैं आपको कोई भी चीज दिखाता हूं ऐसे, ये मैंने दिखाया आपको, तो अगर मैं इसको ऐसे करके ऐसे रोल कर देता हूं तो इसका मतलब ये कुंडलित संरचना है। हर्षित सर आप इस तार का क्या कर रहे हो? बेटा माउस है ये चूहा लटका दिया हमने तो बेटा ये कुंडलित संरचना दिख रही है, कुंडलित, देखो ध्यान से देखो, दिख रही है ना, बस यही संरचना है। तो इसे डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल बोला जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख दूं, अगर इजाजत हो तो सर लिख दो। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट, डीएनए एक कुंडलित संरचना होती है। बता देना मजा आ जाए तो। इसमें डीएनए की दोनों स्ट्रैंड बोल दूं या श्रृंखला बोल दूं, स्ट्रैंड एक दूसरे से प्रति समानांतर, यानी कि एंटी पैरेलल। ठीक है, लिपटी ही रहती है। यानी कि आप समझ गए हो कि अगर डीएनए का एक रज्जुक अगर मेरे पास है, वो जा रहा है मान लो किस तरफ, 5' to 3' दिशा में, तो जो डीएनए है उसका जो दूसरा रज्जुक है वो जाएगा 3' to 5' दिशा में। बताओ क्या ये वाला पॉइंट मेरे सारे बालक आलक पालक को क्लियर है क्या? ये जो मैंने यहां पे आप लोगों को बताया, क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या सभी को? वाह क्या बात है, बोलो क्या पॉइंट क्लियर है कि डीएनए का एक रज्जुक अगर 3 to 5 है तो डीएनए का दूसरा रज्जुक जो होगा वो 5 to 3 होगा। बोलो क्या पॉइंट क्लियर? 100%। ठीक है, अब देखो और मेरी एक बात समझना, आपको याद है मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था जिसके अंदर एनसीईआरटी ने डीएनए के 2 खंड दिखाए थे, जिसमें यहां पे शुगर था और 2 शुगर के मध्य फॉस्फेट, मैंने भी आपको डायग्राम बनाया। हाँ, तो बेटा वो पीछे की तरफ था और बीच में अगर आप देखो तो बीच में नाइट्रोजन क्षारक थे। तो हम बोलते हैं कि जो डीएनए की बैकबोन होती है ना, जो डीएनए का बैक होता है वो बनता है किस किस चीज से? तो सेकंड पॉइंट लिख देता हूं, उससे ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। आ जाओ, डीएनए का बैकबोन शर्करा व फॉस्फेट के मध्य, फॉस्फेट से बना होता है, से बना होता है। बोलो बात सही है? और अगर आप याद हो तो मैंने उस बंद का नाम, देखो नोट्स में चेक करना पड़ेगा, मैंने उस बंद का नाम फॉस्फोडाइएस्टर बंद बोला था, जिसे फॉस्फोडाइएस्टर बंद कहते हैं। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? 100% कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है यहां तक बात? बहुत अच्छे से, मैंने कुछ भी नहीं बताया। मैंने बोला डीएनए की दोनों श्रृंखला एंटी पैरेलल होती है, एक 5 से 3 और एक 3 से 5 है। कोई आपसे पूछता है ये क्यों होती है, तो इसका कारण मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, शर्करा होती है। अगर आप लोगों को ये वाला मेरा डायग्राम याद है, ये वाला जो मैंने आपको एनसीईआरटी का भी डायग्राम दिखाया था और मैंने बनाया भी है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये बोल रहा है ना, वही मैंने यहां पे आपको ऑलरेडी लिख चुका हूं। क्या लिखा है मैंने बोला डीएनए की बैकबोन जो होती है वो बनी होती है शर्करा और फॉस्फेट। देखो ये सारी बैकबोन है, ये जो बॉक्स में बंद कर दी ना, देखो ये सारी की सारी बैकबोन है।
ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको शर्करा भी दिखेगी, इसमें आपको फॉस्फेट भी दिखेगा, दिख रहा है। तो बैकबोन तो ये बनी होती है, ठीक है। और डीएनए की इन दोनों बैकबोन के मध्य की तरफ बात करो, मध्य का मतलब ये जो बीच में दिख रहा है, यहां पे नाइट्रोजन क्षारक लंबवत रूप में उपस्थित होते हैं। बोलो क्या मैंने कुछ अलग बोला क्या? तो डीएनए की बैकबोन जो होती है, जो पीछे की तरफ है, उनके मध्य में नाइट्रोजन क्षारक लंबवत रहते हैं। सर बहुत ही बढ़िया, यही लिख दूं क्या इस डायग्राम के पास में ही? तो तुम्हारे पास डायग्राम भी रहेगा, एनसीईआरटी का है, तुमने ऑलरेडी बना रखा है। तो लिख देता हूं अगला पॉइंट। टेन टेन, चलो सर लिखो, लिखू ना पक्का? ठीक है, अब आ जाओ, लिख रहा हूं मैं। डीएनए की बैकबोन रटना ही नहीं है, के मध्य लंबवत रूप से नाइट्रोजन क्षारक, जानते हो नाइट्रोजन क्षारक, प्यूरिन और पायरिमिडीन। हाँ सर बिल्कुल सर, अब तो रट गए हैं। कौन कौन से होते हैं? एडिनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन आपस में बंधे रहते हैं, बंधे या जुड़े रहते हैं। कुछ भी चीज रटा दी तो बता देना, कुछ रटना ही नहीं है। मैंने बोला था दोस्त, बायोलॉजी के अंदर चाहे चैप्टर देखो, मैं कोई सा भी पढ़ाऊं, आपको बस मेरे साथ मेरे डायग्राम देखने हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोलो सही है क्या? 100%। हम ये भी चीज इस संरचना के अंदर जानते हैं कि क्या होता है। हम जानते हैं कि एक प्यूरिन का बंध, बंध का मतलब जानते हो? बॉन्ड। बोलो किससे होगा? पायरिमिडीन से। ये तो सबको याद भी आ गया होगा, बताने की जरूरत नहीं है, पायरिमिडीन से होता है। सभी लोग जानते हैं कि ये प्यूरिन और पायरिमिडीन का चक्कर क्या है। सभी लोगों को पता है यहाँ पे प्यूरिन पायरिमिडीन का चक्कर है कि अगर एडिनिन होगा तो वो थाइमीन से जुड़ेगा, ग्वानिन होगा तो वो साइटोसिन से जुड़ेगा। और बताने वाली बात किसी की भी नहीं है कि यहाँ पे कितने बॉन्ड होंगे, 2, यहाँ पे कितने बॉन्ड होंगे, 3। सभी लोगों को पता है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बंध और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बंध होंगे। अब जो रटेगा बेटा वो तो देखो रटता ही रहेगा, मगर मैंने तो रटाया ही नहीं। सभी लोग जानते हैं चारगाव का तुल्यांक सिद्धांत भी, A+G/T+C = 1। तो सबको सब कुछ पता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 100%। कहीं कोई कैसा भी किसी तरीके का भी डाउट है नहीं है? बिल्कुल मेरे सारे पॉइंट क्लियर हो गए, यहां तक क्लियर है? अब आ जाओ जरा, हर एक चीज को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये डायग्राम है ना, यही डायग्राम आपको सब कुछ समझा देगा। अब सर बताओ जरा, इस डायग्राम से आप क्या समझाना चाहते हो, देखना जरा। बेटा अब होता क्या है, बायोलॉजी ये कहती है कि वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल दिया था, उस मॉडल को हम बीडीएनए मॉडल बोलते हैं। ठीक बात है। तो ये जो वाटसन और क्रिक ने संरचना दी थी, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? बीडीएनए मॉडल। कभी भी याद रखना, कोई पूछ ले, एनसीईआरटी बोले नहीं बोले, मगर हम लोगों को एक पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती। बीडीएनए, एडीएनए, जेडीएनए, ये मॉडल्स के नाम हैं। तो यहां पे एक मॉडल दिया था जिसे हम बीडीएनए मॉडल कहते हैं। ठीक है सर, आपका पहला पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आ जाओ। क्या क्या चीजें हैं पहले वो समझते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से यहां पे देख रहे हो तो दोनों रज्जुक दिख रहे हैं आपको। हाँ, इनके बीच की अगर कोई पूछता है कि ये दूरी कितनी होती है, ये बीच की दूरी, ये बीच में दिख रही है इन दोनों रज्जुक के बीच में, हाँ, ये होती है 20 एंगस्ट्रॉम की। जैसे हर जगह हम किलोमीटर में, मीटर में, किलोग्राम में नापते हैं, यहां पे दूरी एंगस्ट्रॉम में नापी जाती है। तो पहला पॉइंट क्या लिख रहा हूं मैं? 2 रज्जुकों के मध्य दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। बोलो बात सही है? और यह दूरी प्यूरिन और पायरिमिडीन के कारण होती है, वो भी बताऊंगा। पहले तो ये पॉइंट लिख देता हूं। सर बहुत बढ़िया, लिख दो सर, यहां लिख देता हूं, ध्यान से सुनते रहना बस मेरे को। डीएनए के दोनों रज्जुकों, रज्जुक जानते हो स्ट्रैंड है ना, मैं कैसे भी कुछ भी लिख देता हूं, के मध्य दूरी 20 एंगस्ट्रॉम। बोलो बात सही है? एंगस्ट्रॉम। बोलो पहला पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अगला नोट डाल देता हूं।
डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के मध्य दूरी प्यूरिन एवं पायरिमिडीन के बीच बंध बनने के कारण होती है। अब आप कहोगे अर्चित सर आपने ये वाला पॉइंट अभी नहीं समझा है। आओ बेटा डायग्राम पे आओ, मैं तो आपको पता है ना डायग्राम से ही बताऊंगा आपको सारी चीज। देखो डीएनए में क्या होता है बेटा, यहां पे दो श्रृंखला होती है। अब ये डायग्राम वैसे मैं पहले आपको सीधा सीधा करके बता रखा है, अब मैंने बस घुमा दिया। तो हम लोगों को पता है यहां पे अगर एक एडेनिन मिलेगा, यहां पे एक थाइमिन मिलेगा, यहां पे एक ग्वानिन मिलेगा, यहां पे एक साइटोसिन मिलेगा, तो सामने की तरफ क्या मिलेगा आपको पता है। सर हर्षित सर हमें तो ये पता है, तो बस पता है तो लिख दो। ए के सामने टी, इसके सामने ए, इसके सामने सी, इसके सामने जी, और ये ऐसे लगे होंगे। सर बिल्कुल सही है। इनके बीच में जो बंध होंगे वो दो बंध 3 और 3 होंगे। बताओ क्या ऐसा ही होगा क्या डीएनए? कोई दिक्कत है? सर ये तो बड़ा अच्छा हो गया। अब सुनो, बायोलॉजी ऐसा कहती है कि डीएनए का जो एक घुमाव होता है, मतलब बी डीएनए जो वाटसन और क्रिक ने दिया, एक घुमाव। अब एक घुमाव कैसे होगा? वो तुम सर्पिलाकार सीढ़ी पे चढ़े हो कभी, मान लो मैं यहां से सीढ़ी पे चढ़ता हूं, तो यूं गया तो आधा चक्कर हुआ, यहां वापस पहुंच गया तो पूरा चक्कर। जैसे मान लो सर्पिला सीढ़ी है तो यहां तक तो आधा चक्कर हुआ, जब मैं यहां पहुंच गया तो पूरा चक्कर हो गया। जहां से चालू किया था वहां पे ही खत्म होगा तो पूरा चक्कर होगा ना। बिल्कुल सही। अब जरा देखो ये जो मैंने बात बोली है क्या ये बिल्कुल सही है क्या? देखते हैं डीएनए का पूरा घुमाव जो होता है वो क्या है। अगर मान लो मैं यहां से घुमाव चालू कर रहा हूं, यहां से कोई दूसरा माँ है मेरे पास, ये है, यहां से मैंने घुमाव चालू किया यहां से, तो देखो यहां तक तो हुआ आधा और यहां पे हो गया पूरा। बोलो बात सही है? तो यहां से यहां तक की बात क्या मैं कर सकता हूं? अरे सर क्या बात, मैंने बोला था मैं रटाऊंगा नहीं बेटा। एक घुमाव कैसे, देखो यहां से चालू किया तो ये आधा हुआ, ये यहां पर पूरा हो गया, देखो ठीक है। अब मान लो मैं यहां से चालू करता तो ये आधा हुआ, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। हरे वाले की बात करें तो यहां पूरा, उसमें वहां पूरा। तो क्या बोलते हैं, ये जो एक घुमाव है ये बायोलॉजी में 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, यानी कि या हम इसे 3.4 नैनोमीटर बोल देते हैं, नैनोमीटर। ये घुमाव को कई जगह पिच भी बोला गया है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूं डीएनए का एक घुमाव 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। लिख दूं ये वाला पॉइंट? सर बहुत सही है, जो मैं बोल रहा हूं वो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, लिख देता हूं। डीएनए का एक संपूर्ण घुमाव 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर का होता है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? सर बहुत बढ़िया। फिर आ जाओ डायग्राम पे। डायग्राम के अलावा कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। एक घुमाव जो पूरा है इसमें 10 नाइट्रोजन क्षारक के युग्म यानी कि पेयर होते हैं। पेयर का मतलब ए और टी एक पेयर, टी ए एक पेयर, 10 पेयर होंगे इस पूरे के अंदर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देख लेना, मैंने बना रखा है वैसे तो। देखो 4 तो लगभग यहां मान लिए है ना, ये मान लो ये 5, 6, 7 और ये 8 मान लो, ये 9 और ये 10, ठीक है। यहां पे मान लो टी ए सी ए टी जी मान लो, ठीक है। सामने की तरफ भी तुम बना दोगे अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पे ए, ये टी, ये जी, ये टी, यहां पे ए, ये जी। सर बहुत बढ़िया। इनके पीछे बंद भी बना दोगे सर, 2 2 3 2 2 और 3। ओ सॉरी, यहां पे तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे सी आएगा ना। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूं कि डीएनए में जो एक घुमाव है, मैं वाटसन और क्रिक के बी डीएनए की मॉडल बात कर रहा हूं, इसके अंदर 10 नाइट्रोजन क्षारक का युग्म होता है, पेयर होता है। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह सर, हर सर मजा आ गया। लिख दो बेटा, फिर लिख देता हूं डीएनए
कि इस घुमाव में 10 नाइट्रोजन क्षारक युग्म यानी कि बेस पेयर पाए जाते हैं। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? सर मजा आ गया। फिर आ जाओ, मैं कह रहा हूं डायग्राम समझना पड़ेगा। 34 एंगस्ट्रॉम है और इसके बीच में कितने नाइट्रोजन क्षारक है? 10 नाइट्रोजन क्षारक। वाह अर्चित सर आपने तो याद करवा दिया। एरो करके लिख रहा हूं, 10 नाइट्रोजन क्षारक है। बोलो बात सही? तो अगर ये पूरा 34 है, इसके बीच में 10 नाइट्रोजन क्षारक का युग्म है, ध्यान से सुनना, अब जो अगली लाइन बोल रहा हूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 नाइट्रोजन क्षारक के बीच में ये जो गैप मिल रहा है आपको, ये कैसे निकालोगे? ये निकालोगे 34/10 बराबर 3.4 एंगस्ट्रॉम। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? क्या मैंने कुछ नहीं किया, यहां से यहां तक 34 था। हाँ, एंगस्ट्रॉम में बात कर रहा हूं अभी। हाँ, इसके बीच में 10 नाइट्रोजन क्षारक है। हाँ, तो 2 के बीच में डिफरेंस कितना है? 34/10। इतनी तो मैथ आपको आती होगी, बहुत बढ़िया। तो बताओ यहां तक मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर है क्या? मतलब मजा आ गया क्या इस पॉइंट में? जो मैंने जितने भी पॉइंट बोले हैं, क्या वो पॉइंट क्लियर है क्या? मतलब एक बार बोल देना कि अर्चित सर मजा आ गया, मतलब हमने सोचा नहीं था इतना आसान होगा। डन है क्या? 100%? कोई भी दिक्कत नहीं? तो क्लियर है? लिख दूं ये वाला पॉइंट भी? हाँ सर। तो 2 क्षार युग्म के मध्य दूरी बराबर, निकाल सकते हो अब तो, 34/10 बराबर 3.4 एंगस्ट्रॉम, या इसको नैनोमीटर में निकालना है तो 0.34 नैनोमीटर होगा। बताओ क्या डन है क्या? याद करने का इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता, बस एक डायग्राम याद करना है आपको। डन है? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मजा आ गया? ठीक है, आगे आ जाओ। अगला पॉइंट, वॉटसन वैक्रिक का यह मॉडल राइट हैंडेड हेलिक्स या दाएं हाथ का कुंडलित डीएनए होता है। अब आप कहोगे अर्चित सर ये राइट हैंडेड क्या है? बता देता हूं। सुनो, राइट हैंड मेरे सामने ऐसे करो, अबे अंगूठा नहीं दिखाना, यूं करो। हाँ, डीएनए राइट हैंडेड है, इसका मतलब ये देखो, ये देखो, ये तो ऐसा मुट्ठी खोल के रखना। इसका मतलब डीएनए ऐसे घूम रहा है और यूं जा रहा है, ये डायरेक्शन है, और डीएनए देखो ऐसे घूम रहा है। अब ये कैसे करो? ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है। कोई मैं डीएनए बोलूंगा लेफ्ट हैंडेड, तो देखो वो ऐसे घूम रहा है, राइट हैंडेड वो ऐसे घूम रहा है, बस यही फर्क है। राइट हैंड ऐसे घूमेगा, लेफ्ट हैंड ऐसे घूमेगा, उल्टा घूमेगा, बस ये उल्टा घूमेगा, बस और कुछ फर्क नहीं है। बताओ आसान है क्या? कोई दिक्कत है? मतलब कहीं भी लग रहा है कि मैंने कुछ ऐसी चीज बता दी? मैंने बस डायग्राम बताया, अंधेरा कायम रहे महामहिम 20 एंगस्ट्रॉम, 2 इसके बीच में, ठीक है। एक पूरा घुमाव 34 एंगस्ट्रॉम, उसके बीच में 10 नाइट्रोजन क्षारक के बेस पेयर, 2 के बीच में 34/10 बराबर 3.4 एंगस्ट्रॉम। यही पढ़ाया, बीडीएनए मॉडल बोलते हैं इसको। वॉटसन के भाई साहब ने दिया था, नोबेल पुरस्कार मिला था, बात खत्म। विल्किंस और फ्रैंकलिन के एक्सरे मशीन जो डिफ्रैक्शन तकनीक है उसके द्वारा इन्होंने 3D मॉडल बताया। ओहो ऐसा होता है, बस इतनी सी बात है। बताओ मुन्ना, क्या पॉइंट बिल्कुल क्लियर? मजा आ गया? कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ही कॉन्सेप्ट की होती है और कुछ नहीं होती। बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है। और पता है, आप कभी भी अपने सीनियर्स वगैरह से या आपने कभी स्कूल में तुम्हारे टीचर की बात सुनोगे तो वो हमेशा तुमसे ये कहेगा, बेटा ये सबसे टिपिकल चैप्टर है, बेटा मुझे लगता है ये टिपिकल चैप्टर आप कैसे करोगे? तो आप उससे कहना, सर हमसे हो जाएगा सर, हमें कोई लोड ही नहीं है सर, हम कर लेंगे, बड़ा आसान चैप्टर है अर्षित सर ये तो, बस ऐसे ही। ठीक है, तो करना पड़ेगा आपको बस मेरे साथ साथ। चले, अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं। आप सभी लोग जानते हैं जितने एडेनिन होंगे उतने थाइमीन होंगे, सभी लोग जानते हैं, मैं बराबरी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं एडेनिन और थाइमीन के नंबर समान होंगे
और ग्वानिन और साइटोसिन के नंबर समान होंगे। ये समान की बात कर रहा हूं मैं, बॉन्ड नहीं बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना, ठीक है। मान लो अब मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया कि डीएनए की दोहरी श्रृंखला में यदि ग्वानिन 20% हो तो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन की मात्रा ज्ञात करो। अब बेटा इससे आसान क्वेश्चन होगा ही नहीं, कुछ बच्चों के दिमाग में तो आ गया होगा, आंसर ये रहा। टोटल प्रतिशत 100 होती है, बायोलॉजी क्या मैथ भी यही कहती है। आंसर आ गया क्या? मेरे ख्याल से तो आ गया होगा, वहां से आंसर है। मैंने लिखा है ग्वानिन के बराबर कौन है? साइटोसिन। अब कितना बच गया? 100 में से दोनों टोटल करके कर दो, उसके बाद आधा आधा ऊपर कर देना। सर हो गया क्वेश्चन, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मैं तुम्हें ऐसा क्यों ही बोलूं जैसे दुनिया बोलती है बेटा ये मुश्किल है, ये कर ले, आएगा ही नहीं। ये मुश्किल है क्या? मुश्किल है। अब जिसको नहीं आता उसके लिए तो मुश्किल है। हम लोग जानते हैं कि एडेनिन अगर 20% है तो हम जानते हैं कि जो थाइमिन होगा वो भी 20% ही होगा। पहला आंसर आ गया। टोटल कितने प्रतिशत हो गए? 40। यानी कि 100 में से 40% गए तो कितने बचे? 60। यानी कि ये दोनों जो होंगे ये 60% होंगे। 60 का मतलब 30 आ गया आंसर। तो ग्वानिन होगा 30% और साइटोसिन होगा 30%। हैंस प्रूव्ड, आंसर आपका आ गया है। बोलो भैया, लग रहा है क्या मुश्किल या आसान आ गया? अभी सच में लग गया कि अर्षित सर यार ये तो सच में मम्मी तो लग रहा था मुश्किल है ये, बता दो। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, तुम करोगे ना? हाँ ये भी आसान सा दे देता हूं। अगर एडेनिन है वो आपका 40% है तो ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन के जो नंबर है वो आपको ज्ञात करने हैं। बस इतना सा क्वेश्चन है, कर दोगे क्या? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब अब तो इसमें तो ऐसा होना चाहिए कि अर्षित सर ये तो कर दिए, ये तो कर दिए, बट याद रखना ये केवल दोहरे रज्जुक के लिए है, एकल रज्जुक के लिए नहीं होता है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? पक्का? कहीं भी कोई भी कैसी भी किसी को भी दिक्कत नहीं है ना? चलो दोस्तों आगे, इतना पॉइंट क्लियर है? पक्का? अब सुनो दोस्तों, अब मैं आपको आज एक बायोलॉजी के ऐसे सिद्धांत के बारे में बता रहा हूं जिसपे पूरा चैप्टर बेस है, जिसे हम बोलते हैं मूल सिद्धांत। यानी कि मूल सिद्धांत किसका? आणविक विज्ञान का, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बेस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि जो आणविक विज्ञान है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बेस कॉन्सेप्ट, ये पता किसने दिया था? क्रिक ने। वॉटसन ने नहीं, केवल क्रिक ने दिया था। इसमें वॉटसन का कोई भी रोल नहीं था। सर क्या बताया? इन्होंने बोला कि मेन आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो होता है डीएनए। ध्यान से सुनना, पूरा चैप्टर अब आगे इस पे बेस है। डीएनए सबसे पहले बनाता है डीएनए। इस डीएनए से फिर आगे जाके बनता है आरएनए, जिसे हम वैसे एमआरएनए यानी कि संदेशवाहक आरएनए भी बोल सकते हैं, ठीक। और इस आरएनए से फिर आगे जाके बनता है प्रोटीन। ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो पूरा मूल सिद्धांत कहलाता है कि डीएनए से बनता है सबसे पहले क्या? डीएनए, फिर डीएनए से बनता है आरएनए, फिर आरएनए से बनता है प्रोटीन। ये मूल कॉन्सेप्ट यानी कि मूल सिद्धांत है हमारा, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। तो ये मूल सिद्धांत क्या कहता है वो पहले अपन को थोड़ा सा समझना है। आओ जरा समझते हैं पहले। मजा आ रहा है सर? बहुत बढ़िया, अति उत्तम, जबरदस्त और जिंदाबाद। अब आ जाओ जरा, क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट। डीएनए से डीएनए बनने की अभिक्रिया को क्लास 11th के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ चुके हो वैसे आप। डीएनए से डीएनए की बनने की अभिक्रिया को हम बोलते हैं प्रतिकृतियन। और मैंने बोला था मैं आपको इंग्लिश में ही परफेक्ट करूंगा, इसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। बोलो बात सही? पहला कॉन्सेप्ट। डीएनए से एमआरएनए बनने की अभिक्रिया को बोलते हैं हम अनुलेखन।
अनुलेखन को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। बोलो बात सही। और आरएनए से प्रोटीन बनने की अभिक्रिया को बोलते हैं हम अनुवादन, और अनुवादन को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलेशन। बताओ पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? सो डीएनए से डीएनए आपको कभी बनाना है तो प्रतिकृति, डीएनए से आरएनए बनाना है तो अनुलेखन, और आरएनए से प्रोटीन बनाना है तो अनुवादन की अभिक्रिया। क्या पहला कॉन्सेप्ट मेरे सारे दोस्तों को क्लियर है? यहां पर ये पूरा चैप्टर बस अब इसी बेस पे चलेगा। अब ये हमारे पास, हमको प्रतिकृतिन पढ़ना है, हमें अनुलेखन पढ़ना है, हमें अनुवादन पढ़ना है, इसके बीच में छोटे छोटे टॉपिक और हैं, हमें वो भी पढ़ने हैं, तो हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। ये सर मतलब ये बेस है, बिल्कुल ये बेस है। तो याद रखना, अगर कोई भी आपसे पूछे डीएनए से डीएनए अनुलेखन, डीएनए से आरएनए, एमआरएनए का मतलब है संदेशवाहक आरएनए, वैसे लिखाऊंगा मैसेंजर आरएनए, आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में, डिटेल पढ़ाऊंगा, हल्के में नहीं छोड़ूंगा इसको, एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ेंगे थोड़ा सा। और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा तो ये होता है अनुवादन। बताओ क्या तीनों कॉन्सेप्ट पहले आपको क्लियर है? 100%। ठीक है बेटा, ये तो होता है नॉर्मल सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बेस कॉन्सेप्ट है ये, यानी कि डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, और आरएनए से प्रोटीन का बनना। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अबे सर क्या नया नाम? हाँ, ये क्या है? ये अगर देखा जाए तो ये है सेंट्रल, इंपॉर्टेंट डाल देना, डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यानी कि पूरी बायोलॉजी का बेस है ये, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बेस है, आणविक विज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं अब, उसका बेस है ये। बोलो बात सही है? अब सुनो, डीएनए से डीएनए के बनने को प्रतिकृतियन कहते हैं। ठीक है, इसके ये बनेगा अनुलेखन, इसको ये बनेगा अनुवादन। ठीक है, मगर एनसीईआरटी एक लाइन और कहती है कि हम जब बायोटेक्नोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे तब हम एक और प्रोसेस पढ़ेंगे, जिसे हम बोलेंगे क्या, जब आरएनए से डीएनए बनता है तो डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन बोलेंगे, और आरएनए से जब डीएनए उल्टा बनेगा तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी कि विपरीत अनुलेखन कहा जाता है। तो लिख रहा हूं, आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या विपरीत अनुलेखन कहलाती है। बोलो बात सही है? मतलब क्या कर रहे हो आप इस कॉन्सेप्ट में? इसमें कर रहे हो जो आरएनए है, उस आरएनए से आप क्या बना रहे हो? डीएनए बना रहे हो। बोलो बात सही है? यहां पे एक एंजाइम जरूरी होता है जिसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस प्रक्रिया में एंजाइम कौन सा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। बोलो बात सही है? यह कुछ वायरस में मिलता है, यह प्रक्रिया कुछ वायरस या विषाणु में मिलती है। बोलो बात सही है? कोई दिक्कत? तो हमने अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि डीएनए से क्या बनाना? डीएनए से बनाना आपको आरएनए। यहां तक पॉइंट क्लियर? कोई दिक्कत है? नहीं है? मजा आ गया? मैंने बोला था दोस्त ये चैप्टर बहुत ही इजी है। इस चैप्टर के अंदर बस जितना मैं पढ़ाऊं बस उतना ही पढ़ लेना, आपके लिए काफी और मोर देन सफिशिएंट वाली बात है। ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके दिमाग में धरना है, और धरने के बाद उस चीज को हमेशा रिकॉल करना है कि मैंने आपसे क्या बात बोली है, बस और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। और जो बंदे बोलते हैं ना ये चैप्टर बहुत मुश्किल है, उसको बाद में बता देंगे अपन। तो अब हम बात करते हैं डीएनए की पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब होता है डीएनए किस तरीके से पैक रखता है।
बेटा देखो, मैंने अगर आप लोगों को याद है तो मैंने बताया था कि आपकी कोशिका में, आपके कोशिका के केंद्रक में डीएनए 2.2 मीटर का होगा। अब इसकी कैलकुलेशन एनसीईआरटी में क्लियर नहीं है, मगर क्योंकि मैंने आपको वाटसन और क्रिक का बीडीएनए मॉडल बताया, याद है 34 एंगस्ट्रॉम, 3.4 अंधेरा कायम रहे महामहिम 20 एंगस्ट्रॉम का है, 10 नाइट्रोजन क्षारक युग्म है। बहुत बढ़िया। तो उसके लिए मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि कैसे होता है। अगर आपको कभी भी डीएनए की लंबाई के बारे में बात करनी है, ध्यान से सुनना आप जरा। वैसे इसमें आपको इतनी कोई कॉन्सेप्ट में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि डीएनए में जो कुल अगर देखा जाए कुल डीएनए कितना होता है, तो वो आप पढ़ चुके हो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं। पढ़ा है, पढ़ के आए हो ना, 3.3 टेबल बनाई थी। हाँ, तो ये किस में होता है? ये होता है द्विगुणित में, लिखवाया हुआ है सब कुछ, एग्जाम्पल भी त्वचा की कोशिका में, द्विगुणित कोशिका में होता है, ठीक है। आपने बीडीएनए मॉडल पढ़ लिया, बिल्कुल सर। तो आपको पता है कि दो जो बेस पेयर होते हैं कि मध्य दूरी कितनी होती है? तो वो होती है 3.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और इसको निकालोगे तो ये लगभग आएगा 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर आ जाएगा। ये आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मेरे को तो याद है तो मैंने तो लिख दिया, आपको तो सीधा सीधा आंसर निकाल दूंगा मैं, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं डीएनए की लंबाई के बारे में बात करूं, हाँ इतना डिटेल मत जाना, ये तो मैं ऐसे ही मैंने कहा चलो तुमको पता होना चाहिए। तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर है। अगर आप इसको गुणा करोगे 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर से, तो ये लगभग जो आपके पास बनता है वो बनता है 2.2 मीटर। बोलो बात सही? याद रखना तुम्हारी बायोलॉजी में हमेशा क्या याद रखना है, अगर तुम्हें कभी भी डीएनए की लंबाई ज्ञात करनी है तो आपको जो भी आपके पास कुल बेस पेयर है, हाँ, उसको आपको गुणा करना है किसके बीच में? दो बेस पेयर के मध्य दूरी। अगर आपने ये कर लिया तो आप आसानी से एक डीएनए की लंबाई ज्ञात कर सकते हो, कोई लोड ही नहीं है, डीएनए की लंबाई आपको मिल जाएगी। आप कह दोगे सर मजा आ गया, एनसीईआरटी में नहीं है ये, एनसीईआरटी सीधा लिखती है 2.2 मीटर। आपको भी ये नीचे वाली बात तो याद ही होनी चाहिए कि यूकैरियोटिक कोशिका में, यानी कि तुम्हारी कोशिका में डीएनए कितनी होती है, तो तुम्हारा आंसर है सर हमारी कोशिका में जो डीएनए होता है वो 2.2 मीटर लंबा होता है। बताओ बात क्लियर है क्या? 100% कोई दिक्कत? यहां तक तो एक बात आ गई, मगर ये है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका जानते हो? यूकैरियोटिक का मतलब तुम सब में तो ये मिलता है, इतना बड़ा डीएनए है, सोचो यूकैरियोटिक कोशिका में है। मगर मान लो मैं अगर बात करूंगा जीवाणु की, प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो अगर हमको प्रोकैरियोटिक कोशिका भी निकालनी है, जानते हो प्रोकैरियोटिक कोशिका? अरे मना कर देते हो नालायकों हमेशा। अरे प्रोकैरियोटिक कोशिका मुन्ना क्या होती है? जीवाणु होती है बेटा। तुमने मुन्ना पढ़ा है ना बैक्टीरिया के बारे में, भूल गए हो? सर पढ़े हैं तो बेटा, पढ़े हो तो ना क्यों करते हो मुन्ना? गलत बात है ना बाबू, नाराज हो जाएंगे फिर बाबू तुमसे। क्लियर है? हाँ, तुमने वो जो टेबल पढ़ी थी ना मुन्ना, उसमें तुमने ई कोलाई पढ़ा था, जिसे हम एस्ट्रेशिया कोलाई बोलते हैं। पढ़ा था क्या तुमने? हाँ, ई कोलाई में बेस पेयर कितने थे? 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर थे, ठीक है। पढ़ा था कभी ये? हाँ सर। अब तुम लोगों ने अगर वो टेबल कभी पढ़ी है ना, भूली नहीं है, तो आपको वाटसन और क्रिक का मैंने मॉडल बताया कि दो बेस पेयर के मध्य दूरी कितनी बताई थी? बताओ सर। 0.34 नैनोमीटर, यही था। नैनोमीटर को लिखने का एक और तरीका हो सकता है क्या? 0.34 इंटू 10⁹ बोलो बात सही है क्या? हाँ। अब तुम अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 4.6 इंटू 10⁶ को इंटू करोगे 0.34 इंटू 10⁹ से, तो आपका ये जो आंसर आएगा ये आएगा 1.36 इंटू 10⁻³ बेस पेयर, ये मीटर। बस ये आपको याद रखना है,
इतना सा, ये लास्ट वाला याद रख लो बस, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, ये लास्ट वाला याद रख लो बस। ये तो मैंने बस करके दिखा दिया तुम्हें, बाकी तो जरूरत नहीं है तुमको, तो ये याद रखना, ये काम का है तुम्हारे। ये भूल जाओगे तो मैं काम चला लूंगा, ये मत भूलना बस नीचे वाली चीज, ऐसे ये मत भूलना 2.2 मीटर। तो तुम्हारे शरीर के अंदर 2.2 मीटर का, और वहां पे इतना होता है डीएनए, जिसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है मुन्ना, चले आगे बेटा, आ जाओ। अब आगे दोस्त थोड़ी सी हमें एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आ जाओ। कई सारी चीज तो आप आगे पढ़ोगे अभी इसी चैप्टर में, इसने पहले लिख दिया, मगर तुम्हें दिमाग नहीं लगा ना, क्योंकि मैं आगे पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो हम लोग अभी एक चीज जानते हैं कि आरएनए जो होता है वो कुछ अतिरिक्त कार्य भी है, वो अनुकूलक, संरचनात्मक, और कुछ स्थिति में वो उत्प्रेरक की तरह भी कार्य करता है। उत्प्रेरक का मतलब एंजाइम की तरह। और कभी कोई आपसे पूछे, क्योंकि देखो ये तो आपको पता ही होगा, जब आरएनए उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है तो उसे हम बोलते हैं राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या होता है? एक ऐसा एंजाइम जो आरएनए से बना है। आपको याद होगा जब आपने क्लास 11th पढ़ी थी, तो क्लास 11th में आपसे एक बात बोली गई थी कि सारे के सारे जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। पढ़ा था कभी ये? हाँ। मगर बेटा एक ऐसा एंजाइम होता है जो प्रोटीन से मिलकर नहीं बना होता, एक ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन नहीं, जो आरएनए से बना होता है, उसे हम बोलते हैं राइबोजाइम। मेरे साथ साथ बोलो, एक ऐसा एंजाइम जो आरएनए से बना होगा उसे हम राइबोजाइम बोलेंगे। बाकी सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, जिसमें तुमने अगर याद हो तो क्लास 11th में एक के बारे में पढ़ा था, नाम है रुबिस्को। भूल गए? याद है? पत्ती में जब आपने पात्रों में श्वसन पढ़ा था तब पढ़ा था रुबिस्को, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। एक ऐसा एंजाइम जो अप्रकाशीय अभिक्रिया करता है, एक ऐसा एंजाइम जो C3 चक्र को पूरा करता है। याद आया जिससे भोजन बनता था? हाँ सर। तो बस वही चीज है, बट ये 11th की चीज है। तो चलो आगे चलते हैं। न्यूक्लियोटाइड की संरचना एकल इकाइयों से जुड़कर न्यूक्लिक अम्ल का बहुलक। बहुलक मैंने बता दिया, बहुत लंबी लंबी चेन आपस में जुड़ी होती है। मैंने बताया था शुगर 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 कई सारे जुड़े होते हैं, बस वही है। आपने 11वीं में ही पढ़ लिया, मैं कह रहा हूं तुमने 11वीं में नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पढ़ा ही दिया ये। ठीक है, इस अध्याय में आप डीएनए की संरचना बहुत बढ़िया हमने पढ़ ली है। इसकी प्रकृति यानी कि प्रतिकृतियां पढ़ेंगे। डीएनए से आरएनए का बनना यानी कि अनुलेखन, मैंने आज बताया डीएनए से आरएनए क्या होता है, अनुलेखन, बहुत बढ़िया। और उसके बाद आनुवंशिक कूट, ये तो आनुवंशिक कूट हम अभी आगे पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड बोलते हैं, जॉर्ज गेमोव वगैरह ने दिया था। क्या होता है? बड़ा इजी है, एनसीईआरटी ने टेबल बना रखी है 64 कोडॉन की। अब तुम कहोगे ये क्या हो गया, आराम से पढ़ो ना, फिर क्यों देखते हो, मत पढ़ो, ठीक है छोड़ो। और इससे हमने अमीनो अम्ल का क्रम निर्धारित करते हैं, जिससे हम स्थानांतरण यानी कि ट्रांसलेशन बोलते हैं। पढ़ाया था प्रतिकृतिन, अनुलेखन, अनुवादन, आप तीनों वर्ड बताए हैं बिल्कुल। इनके नियंत्रण करने के बारे में भी पढ़ेंगे, इसे हम बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। लैक ऑफ एरॉन के बारे में बात कर रहा है। तुम कहोगे हर्षित सर ये क्या क्या नाम लेते रहते हो, मैं तभी तो कह रहा हूं ये पैराग्राफ पूरा चैप्टर बता रहा है कि आपको क्या पढ़ना है, तो पहले बोलना ही क्यों है भाई, क्यों कंफ्यूज करना है? नहीं, मैं तो नहीं कर रहा। मानव की जीनोम परियोजना भी हम पढ़ेंगे। तो आजकल हमने पूरा मानव की जीनोम की परियोजना पढ़ ली, हमने मानव के पूरे जीन के बारे में अध्ययन कर लिया। अब तुम कहोगे जीनोम परियोजना क्या है, जीनोमिक्स क्या है, क्या चीज है सर ये? तो बेटा मैं बोल रहा हूं क्यों टेंशन ले रहे हो, जब ये चैप्टर खत्म होगा तुम यूं कहोगे सर ये भी आता है, ये भी आता है सर, हमें सब आता है। तो बस वो तब तक पहुंचना है हमें। अब ये तो बेटा पूरे चैप्टर बता रहा है। इस अध्याय के अंतिम खंड में जीनोम परियोजना के महत्वपूर्ण परिणाम के बारे में वर्णन करेंगे। अबे तो करेंगे तो करे ना, कर ना, हम भी तो यही चाहते हैं कर। तो बेटा कोई बात नहीं, हम आगे करेंगे ना, अभी नहीं, अभी इसको चिल मारने दो। इससे क्या, ठीक है तू मस्त रहे। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सर्वाधिक रुचिकर अणु डीएनए की संरचना के अध्ययन से करेंगे। हमने आज डीएनए की संरचना पढ़ी ली है। इस बात को समझने के लिए हम प्रयास करेंगे कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ क्यों है और आरएनए के साथ क्या संबंध है। डीएनए से क्योंकि आरएनए बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, अनुलेखन। भूलना ही नहीं है, मैं याद करवा दूंगा, इतनी बार बोलूंगा मैं। ठीक है आगे चलो, ये डीएनए की संरचना बता दी थी, अब आ जाओ पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए की संरचना। अब आपको याद है आपने पूरी डीएनए की संरचना बनाई थी जिसमें शर्करा शर्करा पहला कार्बन ये सब कुछ लिख रखा है। अगर तुमने वहां वो लिख रखा है तो तुम्हें सब कुछ याद है, अब तुम्हें नहीं पढ़ना। मैंने बोला था ना डायग्राम याद है तो थ्योरी की दिक्कत ही नहीं है, मैंने तुम्हें डायग्राम बना दिया था वो पूरा। अब देखो जरा क्या लिखा है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि न्यूक्लियोटाइड की बड़ी श्रृंखला डीएनए और आरएनए की रासायनिक संरचना है। न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोज शर्करा, आरएनए में राइबोज होती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है और फॉस्फेट ग्रुप। क्या मैंने तीनों के बारे में बता दिया? मैंने सबसे पहले आपको नाइट्रोजन क्षारक के बारे में बताया। मैंने बोला नाइट्रोजन क्षारक 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन लिखा हुआ है। 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक, प्यूरिन और पायरिमिडीन।
मैंने बोला था प्यूरिन में होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, पायरिमिडिन में होते हैं थाइमिन और साइटोसिन, मगर आरएनए में साइटोसिन की जगह यूरासिल होता है, जिसे हम 5 मिथाइल यूरासिल भी बोलते हैं। बताओ क्या बोला था, क्या बता दो सही सही। हाँ देखो लिखा हुआ है, साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में मिलता है, एडेनिन भी दोनों में मिलता है, बस थाइमिन नहीं मिलेगा। जबकि जो थाइमिन होता है ये केवल डीएनए में मिलता है। थाइमिन के स्थान पे यूरासिल मिलता है आरएनए के अंदर। क्या लिख दिया था अपन ने? अरे सर नोट्स में सब कुछ है, मैं तो बोलता ही हूं, तुमसे मानते नहीं हो। नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक बंध पेंटोस शर्करा के पहले कार्बन से OH से जुड़ता है। सही है क्या? खुद देख लो ना, नाइट्रोजन क्षारक को क्या मैं जब शर्करा का डायग्राम बताया तो पहले नंबर के कार्बन से जुड़ा था क्या? हाँ, तो वही तो लिखा है इसमें। इनके साथ जुड़ के बंध बनाता है एडिनिन। ये मैंने आपको सारे नाम लिखवाए, पूरी बड़ी टेबल लिखवाई थी। एडिनिन जो होता है वो डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानिन डीऑक्सी ग्वानिन, साइटिडीन डीऑक्सी साइटिडाइन, यूरिडाइन डीऑक्सी थाइमिडाइन, ये सब कुछ बनता है। फॉस्फेट समूह फॉस्फोएस्टर बंध 5' के हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ता है। खुद अपने डायग्राम में देख लेना, 5' से जुड़ा है नहीं जुड़ा, मैंने फॉस्फेट को जोड़ा है ना, बस वही तो है फॉस्फोडाइएस्टर बंध। ठीक है, पूरा डायग्राम बनाया था, 3 फॉस्फेट जब जुड़े थे। ध्यान करना, तुम्हारे नोट्स में है सब कुछ, अब तुम नहीं देखोगे बेटा, वो दिक्कत है, वो देखना। तब संबंधित न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड उपस्थित शर्करा के पर निर्भर होते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में 3' to 5' बंध के द्वारा जुड़कर जुड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड बंध का निर्माण करते हैं। इस तरह कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं। तो जो अब मैंने आपको डीएनए की लंबी श्रृंखला बनाई थी, जिससे बहुत सारे शुगर सीधे जुड़े हुए थे, दूसरी तरफ उल्टे जुड़े हुए थे, उसी के बारे में भाई बात करना चाह रहा है। इस तरह निर्मित बहुलक राइबोस शर्करा के 5' पे स्वतंत्र फॉस्फेट होता है। तो मैं देख लो जरा डायग्राम में, 5' छोड़ रखा था एक जगह 3' छोड़ रखा है, दूसरी जगह 5' छोड़ रखा है, ऊपर 3' छोड़ रखा है, प्रति समानांतर, जिससे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला का 5' किनारा कहते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पे दूसरी तरफ 3' भी होगा, जिसपे हाइड्रोक्सिल समूह होगा, इसे हम 3' किनारा कहते हैं। तो इसलिए डीएनए क्या हो गया, 5 to 3 और 3 to 5। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के आधार पर शर्करा और फॉस्फेट बैकबोन बनाती है। लिखवा दिया था आज, बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन क्षारक इसमें जुड़ा होता है और आधार से प्रक्षेपित होता है, कि बीच में लगे होते हैं। ठीक है, आरएनए में न्यूक्लियोटाइड का अवशेष 2' की तरह एक हाइड्रोक्सिल समूह होता है। मैंने आपको शर्करा बताई थी आरएनए की, तो मैंने बोला था दूसरे कार्बन पे OH प्रेजेंट होता है, वही लिख रहा है ये। ठीक है, आरएनए में थाइमिन की जगह 5 मिथाइल यूरासिल, थाइमिन का दूसरा नाम होता है, उसकी जगह यूरासिल मिलता है। बता दिया ये तो सर, क्या बात है। मैंने बोला था ना दोस्त, अपने नोट से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, बट पढ़ ले रहा बस मेरे साथ, है ना, वहां कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में केंद्रक में एक अम्लीय पदार्थ देखा था। अब इसने अम्लीय लिख दिया, तुमको पता है डीएनए अम्लीय क्यों होता है? फॉस्फेट की वजह से। डीएनए ऋणावेशित है धनावेशित? फॉस्फेट की वजह से ऋणावेशित होता है। बहुत ही बढ़िया, आ जाओ आगे। इन्होंने न्यूक्लियन नाम दिया था। बहुत समय तकनीक के द्वारा, कमियों के द्वारा इसको अलग करना कठिन था, मगर बाद में डीएनए की संरचना के बारे में जानकारी नहीं थी, तो विल्किंस और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने एक्सरे तकनीक के द्वारा 1953 में वाटसन ने डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना बताई थी, यानी कि डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था, जिसे हम बीडीएनए मॉडल कहते हैं। उनके प्रस्तावों में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाओं की 2 लड़ी होती है, ठीक है, और उनके बीच में क्षार युग्मन ए के सामने टी, ठीक है। उपरोक्त प्रस्ताव द्विकुंडलन डीएनए के चार्गाफ के परीक्षण के आधार पर भी था, जिन्होंने बताया एडेनिन थाइमिन से और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा होता है। मगर आपको पता है ए और टी के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? मैं बोलूंगा नहीं, तो तुमको पता होना चाहिए। इतनी चीज तुम्हें पता है, मतलब सब पता है फिर तो तुम्हें, अब तो तुम जानते हो। आ जाओ। क्षार युग्मन पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की खास विशेषता होती है। क्षार युग्मन का मतलब जान क्यों, कि ए के सामने टी होगा, जी के सामने सी होगा, 2 बंद और 3 बंद। मैंने बोला था डबल बॉन्ड नहीं बोलेगा, मेरी क्लास में तो कोई नहीं बोलेगा इसको, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बंद है। ये श्रृंखला एक दूसरे के पूरक है। पूरक का मतलब अपोजिट, ठीक है। एक रज्जुक में क्षार क्रमों की जानकारी होने पर हम दूसरे रज्जुक की कल्पना कर सकते हैं। पता ही है आपको, मैंने आपको इसके क्वेश्चन भी करवा दिए। मैं अगर यहाँ पे आपको ऐसे एक एरो लिखता हूं और मैं लिखता हूं यहाँ पे ए जी टी टी सी ए जी है, तो मैं कहता हूं दूसरा डीएनए बनाओ, क्या बना लोगे क्या? मैं कहता हूं हाइड्रोजन बंध बनाओ, क्या बना लोगे क्या? तुम्हें पता ही है दूसरा डीएनए का खंड बना सकते हो। ए के सामने टी बैठेगा, जी के सामने सी बैठेगा। आ जाओ ना। डीएनए पैतृक डीएनए कहते हैं, जिसकी प्रत्येक रज्जुक के संश्लेषण टेम्पलेट की तरह काम करता है। ये दोनों लाइन हटा दो, मैंने पढ़ाई नहीं है अभी। मैंने पढ़ाया तो मैं टेम्पलेट, नहीं पढ़ाया ना तो तुम्हें बोलना भी नहीं है। मतलब एनसीईआरटी पता नहीं, मेरे को कई बार ऐसा लगता है, पता नहीं ये सब क्यों कंफ्यूज करता है।
जब आप टेम्पलेट के बारे में बता ही नहीं रहे हो, अभी मैं नहीं बता सकता तुम्हें टेम्पलेट, मैं प्रतिकृति में बताऊंगा तुम्हें टेम्पलेट क्या होता है। अभी बोलूंगा कंफ्यूजन है, क्या मतलब है, छोड़ो, लाइन छोड़ दो अभी, ठीक है, छोड़ो। हाँ, डीएनए की आनुवांशिक संरचना के बारे में कुछ जानकारी है। क्या क्या जानकारी है देखते हैं। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है जिसका आधार यानी कि बेस बैकबोन जो होता है वो शर्करा और फॉस्फेट का होता है और भीतर की तरफ क्षार यानी कि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन पाए जाते हैं। क्या पहला पॉइंट क्लियर है सर? यही तो पॉइंट आपने लिखवाया, ठीक है। डीएनए की दोनों श्रृंखला प्रति समानांतर होती है, एक 5 to 3 होती है तो दूसरी 3 to 5 होती है। वाह सर, ठीक है। दोनों रज्जुकों में क्षार क्रम हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में थाइमिन जो विपरीत होती है, ठीक है, आपस में 2 हाइड्रोजन बंध और ग्वानिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा। ठीक इसी प्रकार ग्वानिन और साइटोसिन भी होते हैं 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधे रहते हैं, जिसके तरफ प्यूरिन हमेशा पायरिमिडिन के बराबर होता है। यूरिन नहीं है बेटा, ये प्यूरिन है ना, ये प्यूरिन है बेटा, यूरिन नहीं है। यूरिन तो टॉयलेट हो जाता है, ये तो प्यूरिन है। आ जाओ। इसके अनुसार दोनों लगभग बीच की दूरी समान रहती है। अपने एनसीईआरटी में पॉइंट है तो अपने नोट्स में भी है, मैंने लिखवा दिया। दोनों रज्जु के बीच में दूरी समान क्यों होती है? तुम्हें सब कुछ पता है बेटा। अब तुम इधर उधर पूछोगे तो मजा नहीं आएगा। तुम कहोगे हर्षित सर हमें तो मजा आ गया, हमें आज समझ में आ गया कि आपने इतना बढ़िया चीज जो लिखवाई ये ऐसा क्यों लिखवाया था। मैंने कहीं तो लिखाई, कहीं तो चेक करना, ये रहा। ठीक है भाई, नोट्स में सब कुछ है मगर नोट्स पढ़ने का तरीका होना चाहिए। मैं एनसीईआरटी जैसी टिपिकल लाइनें नहीं लिखवाता, बस मेरी ये एक छोटी सी कमी है। कुछ बच्चे पता है मैं से किस चीज पे कहते हैं, हर्षित सर आप टिपिकल लाइन क्यों नहीं लिखवाते? मतलब कुछ बच्चों को पता है अभी भी क्या क्या होगा। कुछ बच्चे अभी ये कहेंगे यार ये चैप्टर तो इतना आसान नहीं था, हर्षित सर ने पता नहीं क्या चीज छुड़वा दी। तेरे सामने एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं मैं, तेरे सामने सब कुछ लिखा हुआ है कि एडेनिन के साथ थाइमिन होगा, ग्वानिन के सामने साइटोसिन होगा, बेस पेयर का जोड़ा तू जानता है, शर्करा और फॉस्फेट का बैकबोन क्या होता है तू जानता है, ये पूरा का पूरा घुमाव जो होगा वो 34 एंगस्ट्रॉम का तू जानता है, बीच में 10 नाइट्रोजन बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं तू जानता है, दो के बीच में दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम जानता है, और अंधेरा कायम रहे मामहीम तू जानता है कितना एंगस्ट्रॉम होगा, 20 एंगस्ट्रॉम। तो तुझे सब कुछ पता है तो फिर क्यों ही कंफ्यूजन है ना? मैं तो नहीं रखता। दोनों श्रृंखला दक्षिणावर्त यानी कि जान गए ऐसे राइट हैंडेड, ठीक है। इनमें 3.4 नैनोमीटर जान गए, दो के बीच में गैप होता है। 1 नैनोमीटर 10वां करोड़वां भाग यानी कि 10 to the power -9 होता है। प्रत्येक घुमाव में 10 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, लिख रखा है। तो परिणाम स्वरूप कुंडलन में 0.34 नैनोमीटर होगा, या तो 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम, एक ही बात है, ठीक है। दोनों मैंने तुम्हें 2 मिनट लिखवा दिया, एंगस्ट्रॉम भी और एनएम भी, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। द्विकुंडलन में एक क्षार की सतह दूसरे पर स्थित होता है, इससे हाइड्रोजन बंध कुंडलन की संरचना को स्थायित्व देते हैं। तो बीच में जितना भी हाइड्रोजन बंध है ये कुंडलन की संरचना को स्थायित्व देते हैं, ठीक है। अगला, प्यूरिन और पायरिमिडिन की संरचनात्मक तुलना करो। क्या आप डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बीच दूरी हमेशा समान क्यों रहती है? क्योंकि सीधी सी बात है दोस्त, बैकबोन बनाने का सबसे बड़ा काम एक तो, और एडेनिन और थाइमिन का बॉन्ड बनाना, बस ये इंपॉर्टेंट है। बताओ क्या मजा आ गया? क्या कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है, कहीं भी ऐसी पॉइंट कोई आएगा ही नहीं जिसमें आपको दिक्कत लगी होगी। मैं हमेशा बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट बायोलॉजी में इजी ही रहते हैं। बायोलॉजी पता है मुश्किल कब होती है, विश्वास करना, बायोलॉजी मुश्किल तब होती है जब हम चीजों को रटने की कोशिश कर जाते हैं। जब हम कहते हैं कि नहीं यार इसको पढ़ना नहीं है, इसको तो रट लेते हैं, मगर रटना क्यों है भाई? नहीं रटना। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है दोस्त, जितना मैंने एक दिन में पढ़ाया ना उतना आपको पढ़ना है। पता है लेक्चर की जो है मतलब वो होता है ना, जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इससे डिपेंड नहीं करता कि कितने घंटे का लेक्चर है। लेक्चर की प्रोडक्टिविटी इससे डिपेंड करती है कि आपने कितना समझा उसमें से। मैं 4 घंटे का लेक्चर दे दूं, मगर 4 घंटे के लेक्चर में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वो लेक्चर किसी काम का है क्या? नहीं। मगर टचवुड आपके लिए वो लेक्चर बहुत काम का है जिस लेक्चर में मैंने आपको वो सब कुछ दे दिया जिसकी जरूरत आपको थी। हमने एनसीईआरटी पढ़ के कब खत्म कर देंगे, आप खुद मेरे से बोलोगे हर्षित सर हो गई एनसीईआरटी खत्म। हमें हर्षित सर फील ही नहीं हुआ एनसीईआरटी खत्म हो गई। मैं बोल रहा हूं तुमसे, तुम खुद ये बोलोगे कि हर्षित सर एनसीईआरटी कैसे खत्म हो गई, हमें पता नहीं लगा। ठीक है, मतलब मेरे साथ साथ बस पढ़ना है आपको, मैं तो और कुछ नहीं कहता आपसे। तो बस दोस्त इतना ही करेंगे बस अब आज,
ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना ही कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था मैं लाइव क्लास ही लेना चाहता था, बट ठीक है वो किसी वजह से लाइव क्लास नहीं हुई। मगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डीएनए क्या होता है आपको पता है, डीएनए कैसा होता है अब आपको पता है, वाटसन और क्रिक ने क्या काम किया आपको पता है, बी डीएनए मॉडल किसे कहते हैं आपको पता है, राइट हैंड डीएनए ऐसे घूमेगा यू नो वेरी वेल, 34 एंगस्ट्रॉम क्या होते हैं, 10 नाइट्रोजन बेस पेयर क्या होते हैं, 3.4 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, तुम सब जानते हो भाई। अब कुछ ऐसी चीज है जो तुमको नहीं पता है। हाँ, एनसीईआरटी की टिपिकल लाइन तो मेरे पास भी नहीं है भाई, है ना, उतनी टिपिकल में लिखवा ही नहीं सकता, मगर मैं उस लाइन का मतलब आपके नोट्स में जरूर होगा, कहीं भी होगा, आपके नोट्स में सब कुछ रहेगा। और कोशिश करता हूं मैं कि डायग्राम के बेस पे मैं उसको एक्सप्लेन करूं। ये जो मैंने आज आपको डीएनए का, बी डीएनए का ये जो डायग्राम बनाया ना, ये डायग्राम आपको सब कुछ बोल देता है भाई। अंधेरा कायम रहे 20 एंगस्ट्रॉम का होता है भाई साहब, ये पूरा का पूरा घुमाव क्या होता है पता है तुम्हें, इनके बीच में 10 नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं पता है, दो के बीच का गैप कितना होता है पता है, यही तो लिखवाया मैंने, आज कुछ लिखवाया नहीं तुम्हें। आधी से ज्यादा चीज यहां आंख बंद करके बस सोच लो, अब चलो आंख बंद करो और सोचो आज मैंने क्या पढ़ाया, तुम्हें आधी से ज्यादा बातें याद आ जाएगी मेरी, मैं बोलूं खुद दिमाग में। बी डीएनए मॉडल, प्रतिकृतियन, अनुलेखन, अनुवादन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, विपरीत प्रतिकृतियन, विपरीत जानते हो, बहुत बढ़िया। मैंने अगर आपसे बोला कि 34 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम, 10 नाइट्रोजन बेस पेयर, विल्किंस और फ्रैंकलिन एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक, वाटसन और क्रिक, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और क्या चाहिए भाई, यही तो पढ़ाया बस सारा, बस और कुछ भी नहीं। सो आशा करता हूं कि लेक्चर बहुत ही शानदार गया होगा, अच्छा गया होगा, मजा आया होगा कॉन्सेप्ट को समझने में, और बोरियत बिल्कुल नहीं फील होगी। बताना मुझे कमेंट बॉक्स में भाई, बोल दिया करो कभी कभी तो, आपस में लगे रहते हो नालायक को, क्या कर रही है मेरी बाबू, बेटा वो बाबू नहीं बाबा है, लैपटॉप पड़ जाएगा गाल पे, पढ़ ले, ठीक है, रेगुलर पढ़ना है, डेली पढ़ना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।